जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान ने बहुत से हमारे मौलिक अधिकार हमें दिए हुए हैं और उन अधिकारों में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सभी अधिकारों में जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला हुआ है वो अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक मिला हुआ है। उसी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में एक अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 20, जहाँ की अपराध के संदर्भ में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि राज्य किसी व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक यानी मनमानापन और दबावपूर्ण या प्रपीड़नपूर्ण आरोप लगा करके किसी व्यक्ति को सजा न दे सके, दंडित न कर सके। तो यानी कि किसी व्यक्ति को दंड से बचाने के लिए, अभियोग से बचाने के लिए ये आर्टिकल 20 में आपराधिक मामलों में प्रोटेक्शन दिया गया है। इन प्रोटेक्शंस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के नाम से 3 अधिकार दिए गए। यानी इस अनुच्छेद 20 के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में ये तीनों प्रोटेक्शन आपको दिए गए हैं और इन प्रोटेक्शन की बात आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। आर्टिकल 20 क्या प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स टू पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, यानी अभियुक्तों को, यानी किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को ये संरक्षण दिए गए हैं। इट सेफगार्ड्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी एंड ऑपरेसिव क्रिमिनल लॉज, यानी कि प्रपीड़नकारी विधि या मनमानी विधि से सुरक्षा देता है ये अभियुक्त व्यक्ति को। इट अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल ऑफेंसेज एंड इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, यानी कि ये हमारे नागरिकों और नागरिकों दोनों को प्राप्त है। अब इसमें अगर हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करें तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में जो बात हमें समझनी है कि मान लीजिए कि आज हम लोग यदि जनवरी में बात करें तो यदि जनवरी में कोई विधि बनाई गई और उस विधि को अप्लाई कब किया गया? जिस डेट में, यानी मान लीजिए आज 6 जनवरी है तो आज 6 जनवरी को लॉ बना और अप्लाई कब किया गया? 7 जनवरी से, 8 जनवरी से या फरवरी में अप्लाई किया गया, जो भी किया गया, यानी बाद की किसी तिथि में। यानी आज कोई विधि बन रही है तो आने वाले दिनों में उसको लागू किया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ। और जब हम आज मान लीजिए 6 जनवरी को विधि बना करके और इसको अप्लाई करने की बात करें पिछले 1 जनवरी से लागू करने की बात करें तो इसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, यानी कि भूतकालीन किसी दिन से लागू करने की बात, यानी पीछे जा करके लागू करना। तो सामान्य नियम ये है और इसी बात को प्रोटेक्ट कर रहा है आर्टिकल 20 का क्लास 1। तो क्लास 1 क्या कह रहा है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कोई विधि का पालन या लागू होना हमेशा आगे से होगा, उस विधि का पीछे से पालन नहीं कराया जा सकता। इसी बात को वो संरक्षण दे रहा है। किस रूप में दे रहा है? कि मान लीजिए सरकार किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना चाहती है, मनमाना कार्य करना चाहती है, तो जो बात अपराध नहीं थी पीछे से, उसे अपराध मानते हुए किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है। इसी बात से व्यक्तियों को सुरक्षा देने की बात की जा रही है। अब सामान्य उदाहरण से हम लोग अगर देखें तो आज की डेट में कोई व्यक्ति 2 विवाह नहीं कर सकता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने के पहले 2 विवाह या कई विवाह व्यक्ति कर सकते थे। तो 1955 को जिस तिथि को हिंदू विवाह लागू हुआ, उस तिथि के बाद से, यानी उसी अधिनियम की धारा 17 कह रही है कि यदि ये अधिनियम 1955 लागू होने के बाद कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करेगा पहले अपने स्पाउस के जीवित रहते हुए, तो उसे दंडित किया जाएगा और आईपीसी की धारा 494 और 95 के तहत दंडनीय अपराध मान लिया द्विविवाह को। लेकिन यदि किसी विवाह ने पहले ही विवाह कर लिया हो 1955 के या इस अधिनियम के लागू होने के, तो उसे आप इस विधि के द्वारा दंडित नहीं कर सकते हैं द्विविवाह के लिए। तो यानी यही सीधा सा प्रोटेक्शन जो है या संरक्षण दे रहा है आपका आर्टिकल 20 का क्लास 1, और इसे हम किस नाम से जान रहे हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो यानी किसी विधि को हम पहले से लागू नहीं कर सकते जब कि वो अपराध नहीं था, और जब अपराध घोषित कर दिया विधि ने तब उसे हम दंडित कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसे हम और आसान भाषा में बनाने की कोशिश करें तो कोई बात अपराध कब है, अगर इस बात को जानें तो ज़्यादा बेहतर ये कंसेप्ट समझ आएगा। तो कोई बात अपराध तब है जब किसी विधि में उसे अपराध घोषित कर दिया जाए। अगर कोई कार्य विधि में घोषित नहीं है तो नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो कार्य कितना भी गलत हो,
वो अपराध नहीं हो सकता, या उसके लिए दंडित किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। यानी दुर्विवाह का मैंने उदाहरण दिया कि दुर्विवाह होता था समाज में, सामाजिक रूप से मान्य था और इसके लिए दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब हिंदू अधिनियम पारित हुआ और उसने कहा कि दुर्विवाह नहीं किया जा सकता और दुर्विवाह कोई व्यक्ति करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा, तो इसका मतलब कि जब तक वो घोषित नहीं था तब तक किसी ने दूसरी शादी की तो वो दंड का भागी नहीं होगा, यानी वो अपराध नहीं होगा। और जैसे ही विधि आ गई, अब विधि के आने के बाद वो अपराध या वो कार्य किया जाएगा तो वो अपराध होगा और उसे दंडित किया जा सकेगा। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई कि यदि कोई कार्य जो कम दंड की व्यवस्था करता था, यानी मान लीजिए कि आज हम कहें कि मर्डर के लिए या कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट कितना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट, तो हम डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आज हम ये कह दें कि जो व्यक्ति मर्डर करेगा हम उसे केवल डेथ पनिशमेंट देंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अब डेथ के लिए पनिशमेंट नहीं होगा, तो यानी हमने पनिशमेंट बढ़ा दिया। तो पनिशमेंट बढ़ा दिया गया यदि, तो आज जिस तारीख में बढ़ाया जाएगा उसके बाद के अपराधों पे ये लागू होगा, पहले के अपराध पे बढ़ा हुआ दंड लागू नहीं होगा। जिसने पहले ही मर्डर कर लिया होगा उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन भी खुला होगा। तो ये दोनों प्रोटेक्शन आपके आर्टिकल 20 के क्लास 1 में दिए गए हैं, यानी कि कोई पेनाल्टी, बढ़ी हुई पेनाल्टी किसी पे इम्पोज नहीं किया जा सकता पहले के कार्य के लिए, और ना ही जिस कार्य को विधि द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया और पहले वो अपराध नहीं था तो उस अपराध न होने वाले कार्य को बाद की विधि के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता। और इसका कई एग्जाम्पल हमारे समाज में है कि जैसे आज की डेट में अगर हम बीएनएस की बात करें तो हमने ऑर्गेनाइज क्राइम को अपराध डिक्लेयर कर दिया, टेररिस्ट एक्ट को डिक्लेयर कर दिया, पेट्टी ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने, इसके बाद चैन स्नैचिंग को हमने अपराध डिक्लेयर किया है। तो इस तरह जहाँ जहाँ जिस भी रूप में हमने नए रूप में अपराधों को शामिल किया है, तो वो सभी अपराध बीएनएस जब 1 जुलाई 2024 को लागू हुई तो उसके बाद के कार्यों पे लागू होगा, ना कि पहले किए गए कार्य पे आज की विधि से हम दंडित किसी व्यक्ति को कर सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। वर्ड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज लैटिन वर्ड विच मीन्स आउट ऑफ द आफ्टरमथ और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ, यानी किसी भी विधि को रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता है, यही इस मैगजीन का मतलब है। और जब भी लागू किया जाएगा तो आने वाली तिथि से प्रोस्पेक्टिव वे में लागू किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कन्विक्ट फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट ऑफेंस व्हेन इट वाज डन नॉर गिवन ए ग्रेटर पनिशमेंट देन व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम, यानी जब वो विधि के समय जो पनिशमेंट बताया गया था उसी से दंडित किया जाएगा, बाद के बढ़ाए हुए पनिशमेंट से दंडित नहीं किया जा सकता। नो लॉ नो कन्विक्शन, सीधी सी बात अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो विधि नहीं दंड नहीं, विधि नहीं दोषसिद्धि नहीं, नो पेनाल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड, यानी जो पेनाल्टी पहले से बताई गई है उसी पेनाल्टी से आपको दंडित किया जा सकता है, यानी बाद में बढ़ाई गई पेनाल्टी से आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्टिकल 21 इज फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी ये सिविल मैटर के लिए नहीं है, विशेष रूप से आपराधिक मैटर के लिए, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया। अब अगर हम बात करें कि केस लॉज की, तो केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक केस है जिसमें कि 1947 में अपराध हुआ और 1949 में विधि में दंड को बढ़ा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि बढ़े हुए दंड से बाद में बढ़ाए गए दंड से किसी व्यक्ति के पहले के कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। अब इसका एक उल्टा मैटर है रतन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में, जहाँ की कहा गया कि यदि कोई लॉ जो बेनिफिशियल प्रोविज़न करता हो, यानी बाद में उसमें कोई सुधार कर दिया गया, दंड घटा दिया गया, या एक्यूज के फेवर में कोई प्रोविज़न कर दिया गया, तो फेवर में अगर बेनिफिशियल प्रोविज़न है तो बेनिफिशियल प्रोविज़न का लाभ अभियुक्त को मिल सकता है। नेक्स्ट, मोहनलाल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 2015 का केस है और यहाँ क्या हेल्ड किया गया कि ओनली कन्विक्शन और पनिशमेंट अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ इज प्रोहिबिटेड एंड नॉट द ट्रायल और प्रोसिक्यूशन, यानी कि विचारण और अभियोजन पे कोई रोक नहीं है, केवल पनिशमेंट और दोषसिद्धि पे रोक है। एग्जाम्पल, इफ़ एन एक्ट वाज लीगल यस्टरडे यू कैन नॉट बी पनिश टुडे बिकॉज ए न्यू लॉ मेड इट एन ऑफेंस टुडे, यानी कि पीछे जो कार्य आपका, यानी कि कल बीते हुए कल में कोई कार्य अपराध नहीं था, यानी वैध था, आज वो अपराध घोषित कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो आज आपको उस बीते हुए कल वाले कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।
अब दूसरा जो प्रोटेक्शन आपको दिया गया है आर्टिकल 20 के क्लास 2 में वो है डबल जियोपार्डी, यानी कि एक ही कार्य के लिए आपको 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। ये सिंपल सी बात आर्टिकल 20 का क्लास 2 कह रहा है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ए पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही कार्य के लिए आपको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। बेस्ड ऑन द मैगजीम नेमो डेबेट बिस वेक्सारी, नो वन शुड बी ट्राइड ट्विस फॉर द सेम काज, यानी एक ही कारण के लिए, वाद कारण के लिए 2 बार आपका विचारण नहीं किया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता। दिस रूल कंटेन्स फॉलोइंग एसेंशियल, यानी क्या क्या पूरा होगा तब ये संरक्षण अप्लाई होगा। द पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध का वो अभियुक्त हो। ट्रायल कंडक्टेड बाई कोर्ट, यानी न्यायालय के द्वारा उसका विचारण किया गया हो। पर्सन मस्ट बी कन्विक्टेड, उसकी दोष सिद्धि हुई हो। ऑफेंस मस्ट बी सेम, यानी जो दूसरा विचारण या दूसरे दंड पे रोक लगाने की बात हो रही है वो सेम ऑफेंस हो तब वो बात लागू होगी। दूसरा अपराध उसने कारित किया होगा, दूसरा कार्य किया होगा तो स्वाभाविक है कि उसको पनिश किया जा सकेगा। अब इसमें केस लॉ की बात करें अगर हम लोग, तो मकबूल हुसैन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहाँ पे हुआ क्या था कि ये अभियुक्त जो है बाहर से सोना लेकर के आता है, स्मगलिंग करता है। तो फेरा के तहत इसके अगेंस्ट कार्रवाई की गई और उसका सोना गोल्ड जब्त कर लिया गया। प्रोसीडिंग बाई कस्टम डिड नॉट अमाउंट टू प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट, हेंस ट्रायल वाज वैलिड, यानी कि अब ये प्ली क्या लेता है कि जब कस्टम अधिकारियों ने मेरा सोना जब्त कर लिया तो फिर मेरे अगेंस्ट न्यायालय में अब विचारण नहीं किया जा सकता और मुझे दंडित नहीं किया जा सकता। तो इसी मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि विभागीय कार्यवाही कस्टम के द्वारा जब्त किया जाना न्यायालय के द्वारा विचारण और दंड नहीं है, इसलिए न्यायालय में विचारण और दंड की व्यवस्था की जा सकती है। विभागीय किसी कार्यवाही की वजह से, जैसे मान लीजिए आप पुलिस विभाग में हैं और विभाग ने आपको सस्पेंड कर दिया और आपके द्वारा जो अपराध किया गया था उस अपराध के लिए फिर न्यायालय में आपका विचारण और आपके अगेंस्ट दोष सिद्धि की जा सकेगी। नेक्स्ट केस स्टेट ऑफ मिजोरम वर्सेज डॉक्टर सी संघिना, ये 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस है। हेल्ड दैट डबल जियोपार्डी विल नॉट अप्लाई इफ द पर्सन वाज डिस्चार्ज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, यानी केवल आपको डिस्चार्ज कर दिया गया किसी एविडेंस के अभाव में, तो इसके कारण भी ये वाला सिद्धांत लागू नहीं होगा और आपको फिर से विचारित और दंडित किया जा सकेगा। कोला वीरा राघव राव वर्सेज जी वेंकटेश्वरा राव 2011 सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ क्या हेल्ड किया गया, आर्टिकल 22 एम्बडीज द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्राफोइस कन्विक्ट वेयर एज सेक्शन 300 ऑफ CRPC, आज की डेट में BNSS, along with this principle embodies the principle of अल्ट्राफोइस एक्विट, यानी ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 20 का क्लास 2 है वो केवल विचारण और दोषसिद्धि की बात करता है, जबकि BNSS का जो सेक्शन 300 है उस समय का, अब आज की डेट में 337 है, वहाँ पे विचारण और दोषसिद्धि और विचारण और दोषमुक्ति, यानी आपको विचारण के बाद दोषमुक्त कर दिया गया तब भी आपको डबल जियोपार्डी का लाभ प्राप्त होता रहेगा। रविंदर सिंह वर्सेज सुखबीर सिंह 2013 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ के हेल्ड किया गया प्रिंसिपल ऑफ इशू स्टॉपेल इज आल्सो नोन एज काज ऑफ एक्शन स्टॉपेल एंड द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी और अल्ट्राफोइस एक्विट, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये काज ऑफ एक्शन का जो स्टॉपेल है, यानी रोक देना, अगर एक बार वो काज ऑफ एक्शन विचारण में आ चुका था तो दोबारा उसी काज ऑफ एक्शन पे विचारण नहीं किया जा सकता। तो हालांकि इसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे BNSS में जब बात करेंगे, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि काज ऑफ एक्शन का स्टॉपेल और डबल जियोपार्डी ये 2 बातें अलग अलग हैं और ये एक ही बात को इंगित नहीं कर रहे हैं। अब तीसरा जो सिद्धांत है वो ये है कि अभियुक्त को बाध्य करके, धमकी दे करके, प्रताड़ित करके उससे उसी के विरुद्ध साक्ष्य दिलवा करके उसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता और इसी को हम लोग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन या राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये व्यक्ति मान लीजिए अभियुक्त है, अक्यूज है और ये पुलिस ऑफिसर है, तो ये स्वाभाविक है, आपको सभी को पता है कि थाने में क्या होता है, टॉर्चर करके उनसे कन्फेशन ले लिया जा सकता है और उसी कन्फेशन के आधार पे उस व्यक्ति को पनिश कराने की बात की जा सकती है, उसी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उसे पेश किया जा सकता है। तो अब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपके आर्टिकल 20 के क्लास 3 ने ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है सभी एक्यूज को कि वो अपने अगेंस्ट साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और आपने यानी पुलिस अधिकारियों ने या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने उससे कन्फेशन ले भी लिया तो उस कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब हम बात करें अगर अपने BSA की, तो BSA में भी इस तरह के प्रोविज़न दिए गए हैं
कि बाध्यता के अधीन या प्राधिकारी द्वारा वचन वगैरह दे करके कोई कन्फेशन लिया जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी सेक्शन 22, 23 ये आज के बीएसए के सेक्शन, और पुराने अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो वहाँ भी इसी तरह की बातें की गई थी धारा 24, 25, 26, 27 में। तो ये प्रोटेक्शन एक्यूज्ड को मिलता रहेगा। हाँ, यदि उसके कथन से कोई बरामदगी होती है, किसी नए तथ्य का पता चलता है, तो वो साक्ष्य चला हुआ नया तथ्य उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगा। और इसी तरह से बीएनएसएस में भी प्रोविज़न किया गया है कि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के द्वारा बुलाए जाने पर उस पुलिस अधिकारी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है, लेकिन ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है जो उत्तर उसे किसी अपराध में फंसाने वाले हों या उससे किसी तरह की रिकवरी के लिए उसे, यानी उस व्यक्ति को कोई सामान लौटाना पड़ा या देना पड़े, इस तरह के कथन करने के लिए वो बाध्य नहीं होगा। तो यही प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया आर्टिकल 20 के क्लास 3 में। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए या साक्षी बनने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंस और स्टेटमेंट दैट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, यानी उसी के विरुद्ध यूज हो सके। अब इसके लिए इसके अनिवार्यताएं क्या क्या हैं? एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, अपराध का वो अभियुक्त हो। कंपल्सन टू बी ए विटनेस, साक्षी बनने के लिए उसे बाध्य किया जाए। कंपल्सन एज रिलेटिंग टू हिज गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और कंपल्सन किस बात के लिए? अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। द एक्यूज्ड हैड द राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग पुलिस इंटरोगेशन, यानी पुलिस आपसे पूछताछ कर रही है और उस कथन से आपसे जिस बात में या जिस प्रश्न को पूछना चाहती है, जानना चाहती है, उस प्रश्न से आप किसी अपराध में फंस जाएंगे, ऐसी कोई संभावना हो, या वो आपके ही विरुद्ध साक्ष्य बन जाएगा, तो आप ऐसा उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। आप शांत रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, और यहाँ कहा गया नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट विदाउट कंसेंट वायलेट आर्टिकल 23, यानी कि ये तीनों टेस्ट अगर आपकी अनुमति के बिना किए जा रहे हो तो ये इसका उल्लंघन करेंगे और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के राइट का वायलेशन होगा। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू, ये 1961 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ पे ये कहा गया कि यदि अभियुक्त से अंगूठे का निशान, पैर का निशान, हथेली का निशान या कोई भी उससे उसके हस्तलेख का कोई सैंपल लिया जाता है या उसके शरीर से कोई चिन्ह लिया जाए, तो ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं होगा और इस तरह का आदेश न्यायालय दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है, और ये अपने ही विरुद्ध साक्ष्य नहीं है। और न्यायालय ने अपने विरुद्ध साक्षी बनने और किसी तरह का सैंपल लेने में डिफरेंस किया। तो सैंपल लेना परमिसेबल है, ये आपसे लिया जा सकता है, यानी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सकता है, आपका हस्तलेख लिया जा सकता है, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जा सकता है, फुट इम्प्रेशन लिया जा सकता है। ये सारा कार्य वैध होगा और इससे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 का वायलेशन नहीं होगा। अवेलेबल ओनली टू अक्यूज पर्सन, यानी ये केवल अभियुक्त को उपलब्ध है, विटनेस को या किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं है। प्रोटेक्शन अप्लाइज इवन एन इन्वेस्टिगेशन स्टेज, नॉट ओनली ड्यूरिंग ट्रायल, यानी कि अन्वेषण से लेकर के और विचारण तक ये पूरा उपलब्ध रहेगा आपको। कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी अगर आपातकाल देश में लगा हो तब भी आर्टिकल 20 और 20 सस्पेंड नहीं होते हैं। इसका मतलब ये अधिकार आपका बना रहेगा। सिग्निफिकेंस, यानी इसका महत्व क्या है? इंश्योर फेयरनेस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर बाय स्टेट, यानी स्वाभाविक है कि राज्य शक्तिशाली है तो वो अपने नागरिकों के साथ आर्बिट्रेरी बिहेव न कर सके या दबाव के द्वारा साक्ष्य न ले सके या आपको पनिश न कर सके। रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू ट्रू रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार और विधि के शासन को कहीं ना कहीं ये दर्शित करता है। आर्टिकल 20 इज ए शील्ड फॉर एक्यूज पर्सन इंश्योरिंग दैट द स्टेट फॉलोज फेयर, जस्ट एंड ह्यूमन प्रोसीजर इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, यानी कि अनुच्छेद 20 जो है ये अभियुक्त व्यक्तियों को एक सुरक्षा प्रदान करता है ताकि फेयर, जस्ट और ह्यूमन प्रोसीजर अप्लाई किया जाए क्रिमिनल प्रोसीजर में। और इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको भविष्य में मिलता रहे। कोई सुझाव आप देना चाहें या आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।